साल 1984 जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, वहीं एक 12 साल का लड़का खुद कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था, सबसे अलग, और शायद इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे बहुत बुली किया जाता था, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। आज वही लड़का रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई टूल्स बनाकर वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है इलॉन मस्क की। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। उनके फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में इलॉन मस्क को एक प्रॉब्लम थी। वो अक्सर ट्रांस के सिचुएशन में चले जाते थे, जिस दौरान उनके आसपास जो भी हो रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। उनके पेरेंट्स और डॉक्टर्स को लगा कि शायद उनकी हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चला कि इन दौरान उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। वो बाहर की दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते थे और उनका पूरा ब्रेन पावर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को विजुलाइज करने में लग जाता था। बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक फुली फंक्शनिंग साइंस लैब चल रही थी। इलॉन मस्क घंटों तक इंसाइक्लोपीडियाज और साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ते रहते। इन बुक्स ने उन्हें काफी इंटेलेक्चुअल बना दिया। एक रात वो अपने कजिन के साथ बाहर खेल रहे, तब उनमें से एक ने कहा कि अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। इलॉन ने तुरंत जवाब दिया, डार्कनेस इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। हमेशा लोगों को लॉजिकल और फैक्चुअल तरीके से जवाब देते, जिस वजह से दूसरे बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते। स्कूल में उन्हें बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता। एक बार तो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इन सब इंसिडेंट्स ने इलॉन मस्क को अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना दिया, दर्द और मुश्किलों को सहने वाला। 8 साल की उम्र तक इलॉन की फैमिली बहुत खुश रहती थी। ये फोटो उन्हीं खुशियों वाले दिनों की है, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर सब कुछ बिखर गया। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। फिर इलॉन मस्क ने अपने फादर के साथ रहने का डिसीजन लिया। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक मॉल में कंप्यूटर देखा। वो उससे इतना अट्रैक्ट हो गए कि उन्होंने अपने फादर को बोला कि मेरे लिए यह कंप्यूटर खरीद दें। आखिरकार उन्हें वो कंप्यूटर मिल गया, सिर्फ 5 KB मेमोरी के साथ। उस कंप्यूटर के साथ एक वर्कबुक भी आई थी। नॉर्मली ये वर्कबुक 6 महीने में कंप्लीट करनी होती है, लेकिन इलॉन ने सिर्फ 3 दिन में सारे लेसन कंप्लीट कर दिए, वो भी बिना सोए लगातार पढ़कर। साल 1984 में सिर्फ 12 साल की एज में इलॉन ने उस कंप्यूटर पर अपने खुद का पहला वीडियो गेम बनाया, जिसका नाम था ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम था, जिसमें प्लेयर अपने स्पेसशिप से एलियन की शिप्स को डिस्ट्रॉय करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इलॉन ने ब्लास्टर गेम एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया। टेक्निकली यही उसका पहला बिजनेस था। हाई स्कूल तक इलॉन को रियलाइज हो गया कि वो दूसरों बच्चों से ज्यादा कैपेबल है और सिर्फ एक ही देश है जो उसकी कैपेबिलिटीज के साथ जस्टिस कर सकता है, वो देश है अमेरिका। लेकिन अमेरिका जाने से पहले उसने कनाडा जाने का प्लान बनाया, क्योंकि इलॉन के मदर एक कैनेडियन सिटीजन थी और कैनेडियन लॉ के हिसाब से वो अपनी सिटीजनशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी। इसी तरह 17 साल की एज में इलॉन कनाडा चला गया। कनाडा में वो अपने कजिन के साथ रहा और छोटे मोटे जॉब्स करने शुरू किए। 1999 में उसकी मदर और भाई किम्बल भी कनाडा शिफ्ट हो गए और इसी दौरान इलॉन को क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। फिर 2 साल के अंदर अंदर ही उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जो यूएस में है, उसमें ट्रांसफर ले लिया और फाइनली इलॉन की अमेरिका में एंट्री हो गई। 1995 में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इलॉन और उसके भाई किम्बल ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। उस वक्त इंटरनेट तेजी से लोगों तक पहुंच रहा था, लेकिन इसके बाद भी लोकल बिजनेसेस या स्टोर्स को ढूंढने के लिए लोगों को पेपर डायरेक्टरीज यूज करनी पड़ती, जिसमें एरिया के सारे बिजनेस की डिटेल्स लिखी होती और डायरेक्शंस के लिए या तो फिजिकल मैप यूज करो या फिर लोगों से रास्ता पूछो। ये सब देखकर इलॉन के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन लिस्टिंग बनाई जाए, एक ऐसी वेबसाइट जहां शहर के सारे बिजनेसेस लिस्टेड होंगे और कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, डॉक्टर्स, ताकि लोग इजीली उन्हें सर्च कर सकें। उसमें एक ऑनलाइन मैप भी होगा जो लोगों को डायरेक्शन दिखाएगा। इलॉन और किम्बल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया और अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलॉन दिन रात कोडिंग करते और किम्बल डोर टू डोर जाकर शॉपकीपर्स को कन्विंस करते ताकि वो अपना बिजनेस Zip2 पर लिस्ट करवाएं। सिर्फ एक ही साल के अंदर ही Zip2 की टीम ग्रो करने लगी, प्लेटफॉर्म इंप्रूव होता गया और कस्टमर तेजी से ज्वाइन करने लगे। बाद में Zip2 ने दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना भी शुरू कर दिया। ये ग्रोथ देखकर कंपनी ने पहले $3 मिलियन और फिर $50 मिलियन की फंडिंग कर दी। 1999 तक इंटरनेट अपने पीक पर था। बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप को एक्वायर करने के लिए रेडी बैठी थी। तभी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया और इलॉन को अपने शेयर्स के बदले में मिले $22 मिलियन। और
इसी तरह सिर्फ 27 साल की एज में इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनरी बन चुका था। इलॉन चाहते तो उन पैसों के साथ रिटायर हो सकते थे, पर जिप2 की सक्सेस तो आने वाले फ्यूचर का 1% भी नहीं थी। कॉलेज के दौरान जब इलॉन नोवा स्कोशिया बैंक में इंटर्नशिप कर रहा था, तब उसने रियलाइज किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी स्लो और ओल्ड फैशन थी। तब इलॉन ने डिसाइड किया कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट करेगा। उसका विजन सिंपल था, बैंकिंग के हर एस्पेक्ट जैसे पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स या सेविंग अकाउंट्स, सब कुछ कंप्लीटली ऑनलाइन ले आना, और वो भी बिना किसी फिजिकल ब्रांचेस के। इसी विजन के साथ इलॉन ने अपना $12 मिलियन इन्वेस्ट किया और 1999 में लॉन्च किया x.com। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भी ट्रस्ट नहीं करते थे, तो ऑनलाइन बैंकिंग तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन थी। इसी वजह से इलॉन के लिए कस्टमर अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तब इलॉन ने एक ब्रिलियंट स्कीम निकाली। उसने हर नए यूजर को ज्वाइन करते ही $20 फ्री में देना शुरू कर दिया, और ये $20 कस्टमर तुरंत यूज कर सकता था। साथ ही अगर कोई किसको रेफर करता तो उसे $10 का रेफरल बोनस मिलता। ये स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल थी कि 2 ही महीने के अंदर ही x.com के 2 लाख यूजर हो गए। लेकिन इसी टाइम पर एक यंग एंटरप्रेन्योर पीटर थिल ने भी एक डिजिटल बैंक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पेपाल। अब दोनों कंपनीज के एक दूसरे को हराने के लिए मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए जला रही थी। लेकिन साल 2000 की शुरुआत तक दोनों कंपनीज को समझ आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मार्च 2000 में दोनों कंपनीज ने मर्ज करने का डिसीजन लिया। नई कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर और सीईओ इलॉन थे, और कंपनी का नाम भी x.com था। लेकिन इस मर्ज के बाद भी ये बात क्लियर हो गई कि इलॉन और पेपाल के फाउंडर के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे। जहां इलॉन चाहता था कि कंपनी का नाम x.com ही रहे, एम्प्लॉयज और कस्टमर पेपाल प्रेफर कर रहे थे। सिर्फ नाम ही नहीं, इलॉन की स्टाइल काफी रूटलेस था। वो अपने एम्प्लॉयज को माइक्रो मैनेज करता था। अगर कोई मिस्टेक होती तो वो पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे। जो काम नॉर्मली डेज या वीक्स लेता था, इलॉन एक्सपेक्ट करते थे कि वो सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाए। इसी दौरान इलॉन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी कर ली। सितंबर 2000 में दोनों हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, और यही वो मोमेंट था जहां स्टोरी ने एक नया शॉकिंग ट्विस्ट लिया। इलॉन के ऑस्ट्रेलिया में होने का फायदा उठाकर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिया और पीटर थिल सीईओ बना दिए। जब इलॉन वापस आए, उन्होंने कंट्रोल वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब गेम उनके हाथ से फिसल चुका था। फिर भी वो पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे। किस्मत से पीटर थिल की लीडरशिप में भी पेपाल बहुत जबरदस्त ग्रोथ की, और 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस डील से इलॉन को मिले पूरे $180 मिलियन। पेपाल की सक्सेस के बाद इलॉन सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक बन चुके थे। लेकिन तभी इलॉन की कहानी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक बीमारी की वजह से उसने अपने 2.5 महीने के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इसी इंसिडेंट ने इलॉन को डीपली इम्पैक्ट किया। वो 3 हफ्तों तक घर वापस नहीं गए क्योंकि उनके अंदर घर में एम्प्टी क्रेडल देखने की हिम्मत ही नहीं थी। बचपन में जब उन्हें बुली किया जाता तो वो खुद को बुक्स और प्रोग्रामिंग में डुबा देते। सिमिलरली अब अपने बेटे के दर्द को सहने के लिए उसने खुद को फिर से काम में डुबा दिया। 2001 में 30 साल के इलॉन फिर से ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी शुरू की जिसे डिसरप्ट किया जाए। बचपन से ही इलॉन को स्पेस में काफी इंटरेस्ट था, और वो मिनी रॉकेट्स बनाकर लॉन्च किया करते थे। इसलिए उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और एक दिन उनके दिमाग में एक सवाल आया, आखिर इंसानों ने अब तक मार्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। इलॉन ने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए नासा के पास कोई प्लान ही नहीं था, और इसी मोमेंट इलॉन ने डिसाइड किया कि उसका नेक्स्ट मिशन होगा मार्स को एक्सप्लोर करना। इलॉन ने दुनिया के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मिलना शुरू किया। वो रॉकेट साइंस की बुक्स में इतना डूब गया कि धीरे धीरे खुद रॉकेट साइंस का एक्सपर्ट बनने लगा। उसने लाइफ टू मार्स फाउंडेशन लॉन्च की और स्टार्ट किया मार ओरिसिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था मार्स पर एक प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस भेजना और वहां पहली बार एक प्लांट ग्रो करना। उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, दुनिया को प्रूव करना कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैमरास के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था ताकि ग्लोबल लेवल पर मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्ट दोबारा जगा सके। इलॉन का प्लान था रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदेगा और उन्हें लॉन्च व्हीकल्स की तरह यूज करेगा। इस पर्पस के लिए वो कुछ एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के साथ रशिया गया, लेकिन रशिया के साथ नेगोशिएशन कभी सही से सक्सेसफुल नहीं हुई। रशियंस ने इलॉन को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो काफी यंग था। इलॉन वहां गया था $20 मिलियन में 3 मिसाइल्स खरीदने, लेकिन रशिया ने एक ही मिसाइल का प्राइस $21 मिलियन कोट कर दिया। तब इलॉन और उसकी टीम को समझ आ गया कि रशिया
से रॉकेट्स लेने की उम्मीद रखना बेकार है। रिटर्न फ्लाइट में पूरी टीम डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन इलॉन वो अपने लैपटॉप पर बिजी थे। कुछ देर बाद उसने कामली कहा, वी विल बिल्ड द रॉकेट्स आवरसेल्फ। उसने लैपटॉप में ही रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉन्च का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि रॉकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उनकी कॉस्ट फाइनल रॉकेट के कॉस्ट से केवल 2 से 3% होती है। बाकी सारा खर्चा बैटरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कम हो सकता है। तब इलॉन को असली प्रॉब्लम समझाई। स्पेस इंडस्ट्री का इशू ये नहीं था कि लोग मार्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि अफोर्डेबल रॉकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और अब इलॉन स्पेस इंडस्ट्री को बदल के रख देने वाले थे। इसी मोमेंट जन्म हुआ स्पेस एक्स का। जून 2002 में इलॉन ने एक 75,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस खरीदा और उसे कन्वर्ट कर दिया एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में। इलॉन ने बोइंग और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया का बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हायर किए। उनका सिर्फ एक मिशन था, स्पेस इंडस्ट्री में सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट रॉकेट्स बनाने वाली कंपनी बनाना। इस गोल को अचीव करने के लिए इलॉन ने कुछ बोल्ड और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। जहां दूसरी एरोस्पेस कंपनीज डिजाइन और बिल्ड टीम्स को अलग अलग रखती थी, वहीं स्पेसएक्स ने दोनों टीम्स को साथ बिठा दिया। इससे टाइम भी बचा और एरर्स भी कम हुए। फिर स्पेसएक्स ने अडॉप्ट किया वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब जो पार्ट्स पहले थर्ड पार्टी सप्लायर से आते थे, जैसे इंजन्स, फ्यूल टैंक्स, बैटरी पैक्स, अब स्पेसएक्स उन्हें खुद ही बनाने लगे क्योंकि सप्लायर स्लो और एक्सपेंसिव थे। और फिर इलॉन ने एक और शॉकिंग चीज नोटिस की, बाकी कंपनीज हर रॉकेट पार्ट पर 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी, जबकि सेम काम सस्ते पार्ट से भी हो सकता था। इसके साथ इलॉन ने अनाउंस किया कि स्पेस एक्स का पहला रॉकेट का नाम होगा फाल्कन 1। उस वक्त दूसरी कंपनी 600 kg पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए लगभग $70 मिलियन चार्ज करती थी, लेकिन इलॉन ने प्रॉमिस किया वही पेलोड सिर्फ $7 मिलियन में भेजकर दिखाएंगे। स्पेस एक्स का टारगेट था कि फाल्कन 1 को सिर्फ 1 साल में लॉन्च कर देंगे, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी इसे तैयार करने में पूरे 4 साल लग गए। और फिर फाइनली 2006 में वो दिन आ ही गया। 70 फीट लंबा सिल्वर कलर का फाल्कन 1 लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ा था। काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और पूरी टीम खुश से झूमने लगी। लेकिन सिर्फ 25 सेकंड्स बाद एक डिजास्टर हो गया। एक छोटी सी फ्यूल लीक की वजह से इंजन के पास आग लग गई। फाल्कन 1 ने कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो गया। इलॉन और उसकी टीम ने अपने सपनों को लिटरली आग में जलते हुए देख रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और तुरंत सेकंड लॉन्च की प्रिपरेशन शुरू कर दी। एग्जैक्टली 1 साल बाद फाल्कन 1 का दूसरा लॉन्च अटेम्प्ट हुआ। इस बार 3 मिनट बीत चुके थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फर्स्ट स्टेज सेपरेशन परफेक्टली हुआ, लेकिन फिर सेकंड स्टेज का इंजन टाइम से पहले ही बंद हो गया, जिसके कारण फाल्कन 1 हवा में ही स्पिन करने लगा और फिर से क्रैश हो गया। इलॉन दुखी थे, लेकिन उन्हें पता था वो सक्सेस के काफी करीब हैं, इसलिए उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 फाल्कन 1 का तीसरा लॉन्च अटेम्प्ट हुआ, लेकिन एक बार फिर सक्सेस उनके हाथों से फिसल गई। एक छोटी सी टेक्निकल एरर की वजह से फाल्कन 1 हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस रॉकेट के साथ इलॉन के $100 मिलियन भी जल चुके थे। अब स्पेस एक्स के पास सिर्फ एक और लॉन्च के लिए पैसे बचे थे। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस नहीं होगा तो स्पेस एक्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक तरफ स्पेस एक्स स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ इलॉन की दूसरी कंपनी भी कोलैप्स के एज पर थी, और वो थी टेस्ला। जब इलॉन स्पेस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, तभी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे थे। इलॉन ने देखा कि इस वक्त की कार्स कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं और फॉसिल फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा है, साथ ही पोल्यूशन भी होता है। इसलिए इलॉन का प्रेडिक्शन क्लियर था, फ्यूचर में हर गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेगी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर है। उस वक्त कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स बना चुकी थी, जैसे जनरल मोटर की EV1, लेकिन स्लो, एक्सपेंसिव और कम रेंज होने के कारण सभी फेल हो गई थी। इसके बाद ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार से अपना फोकस हटा लिया, लेकिन इलॉन ने एक बात क्लियर समझ ली थी, अगर इलेक्ट्रिक कार को सक्सेस बनाना है तो उन्हें स्पीड, रेंज, प्राइस और एस्पिरेशन वैल्यू में गैसोलीन कार से बेटर होना पड़ेगा। तभी उसे एक स्टार्टअप मिला जो एग्जैक्टली इसी विजन पर काम कर रहा था, और उस स्टार्टअप का नाम था टेस्ला मोटर्स। टेस्ला को मार्टिन और मार्क नाम के इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था। उनकी आइडिया था रोस्टर नाम की एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार लीड एसिड बैटरी यूज करती थी, लेकिन टेस्ला ने रिसर्च में डिस्कवर किया अगर रोस्टर को फास्ट चार्ज करना है और रेंज 300 किलोमीटर तक इंक्रीज करना है तो उसे वही बैटरी यूज करनी होगी जो फोन्स और लैपटॉप्स में होती है, लिथियम आयरन बैटरीज।
साथ ही में इनका प्लान था कि रोस्टर 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 4 सेकंड्स में अचीव करे और लुक्स और फीचर्स के मामले में ये कार किसी भी स्पोर्ट्स कार से कम ना हो। 2004 में इलॉन ने इसी विजन को देखते हुए टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके लीड इन्वेस्टर बन गए। टेस्ला का विजन जितना बोल्ड था, उसकी एग्जीक्यूशन उतनी ही डिफिकल्ट। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी उस वक्त काफी नहीं थी और उसे एक कार में सेफली और एफिशिएंटली यूज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। टेस्ला ने एस्टिमेट लगाया था कि वो रोस्टर को लगभग $65,000 में बेच देंगे, लेकिन 2007 तक सिचुएशन ये थी कि सिर्फ कार बनाने की कॉस्ट ही $1 लाख तक पहुंच गया। इतने ज्यादा कॉस्ट में टेस्ला का पूरा बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स हो जाता। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए इलॉन खुद टेस्ला के सीईओ बने, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले आ गया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। स्पेस एक्स के अलावा इलॉन का सारा कैपिटल ऑलरेडी टेस्ला में इन्वेस्टेड था और जो बाकी इन्वेस्टर थे उन्होंने और पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिसके कारण टेस्ला बैंकरप्सी के एज पर खड़ी थी। बेसिकली 2008 में एक तरफ इलॉन की स्पेसएक्स कंपनी 3 लगातार लॉन्चेस फेलियर के बाद बर्बादी के एज पर थी और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर भी बैंकरप्ट होने वाली थी। ऐसी सिचुएशन में कोई भी लॉजिकल एंटरप्रेन्योर फंड्स रेज करता और दोनों में से एक कंपनी को बचाता, लेकिन इलॉन डिफरेंट थी। उसने अपनी मैक्लेरन कार और बाकी पर्सनल एसेट्स बेचकर टेस्ला में पैसे लगा दिए ताकि कंपनी कुछ और दिन सरवाइव कर सके। साथ ही वो पर्सनली इन्वॉल्व होकर फाल्कन 1 का फोर्थ लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किए। फाइनली दिसंबर 2008 फाल्कन 1 का चौथा लॉन्च का दिन आ गया। एक बार फिर से फाल्कन 1 लॉन्च पैड पर रेडी खड़ा था। स्पेस एक्स और इवन इलॉन का फ्यूचर एक रॉकेट पर टिका हुआ था। काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट लिफ्ट होने लगा, कंट्रोल रूम में सबकी सांसें रुकी हुई थी। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल रही, सेकंड स्टेज भी सक्सेस रही, थर्ड स्टेज भी सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर भी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। कुछ मिनट बाद कंट्रोल रूम में सब चीयर करने लगे। स्क्रीन में कंफर्मेशन आ गई थी, फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने अपना रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंचाया। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसमें स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो डिलीवर करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए इलॉन खुद इन्वेस्टर को कांटेक्ट करना शुरू किया। उन्हें समझाया कार रेडी है और हजारों लोगों ने पहले ही प्री ऑर्डर भी कर चुके हैं। उन्हें ये फंडिंग सिर्फ मास प्रोड्यूस कर कस्टमर तक पहुंचने के लिए चाहिए। और फाइनली इलॉन की मेहनत रंग लाई। क्रिसमस ईव के दिन उसे $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मिली और टेस्ला बैंकरप्सी से सिर्फ कुछ दिन पहले बच गई। इस फंडिंग के बाद टेस्ला ने रोस्टर की मास प्रोडक्शन और डिलीवरी शुरू कर दी। रोस्टर की सक्सेस ने दुनिया को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार फास्ट, लॉन्ग रेंज और क्लासी भी हो सकती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रोस्टर सिर्फ 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी, काफी एक्सपेंसिव थी और सिर्फ एक नीश कस्टमर सेगमेंट के लिए बनी थी। इलॉन जानते थे अगर टेस्ला को लॉन्ग टर्म में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना है तो उसे मास मार्केट के लिए कार्स बनानी होगी। इसलिए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड केवल 4.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती थी। सिंगल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज थी। लेकिन मॉडल एस की खास बात यह थी, यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक कंप्यूटर थी जिसमें व्हील्स लगे हुए थे। इसमें एक मैसिव 17 इंच टच स्क्रीन थी जिसके थ्रू यूजर कार के ऑलमोस्ट हर फंक्शन, लाइटनिंग, क्लाइमेट, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। प्लस इस कार में लैपटॉप या मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट और नए फीचर ऐड किए जा सकते थे। इवन कार के डोर हैंडल्स भी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते थे जब यूजर कार के पास आता था। इन सब के कारण मॉडल एस सिर्फ एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि सभी एग्जिस्टिंग कार से काफी बेटर थी। लॉन्च होते ही मॉडल एस काफी सक्सेसफुल हो गई और मोटर ट्रेंड ने से कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके बाद टेस्ला ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, बल्कि 2013 तक कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई। आगे चलकर टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च की और 2017 तक टेस्ला दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी थी। आज टेस्ला फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही है और दूसरी तरफ स्पेस एक्स ने लॉन्च किया फाल्कन 9 जो फाल्कन 1 के कंपैरिजन में 500 गुना ज्यादा पेलोड स्पेस में ले जा सकता है। फिर 2015 में स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। अब हर लॉन्च के बाद नया रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं थी और स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट भी काफी कम हो गया। स्पेसएक्स के थ्रू इलॉन ने स्टारलिंक के नाम से हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए जो दुनिया के कई हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं और अब वो अपना सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप बना रहे हैं।
एक ऐसा रॉकेट जो फ्यूचर में ह्यूमंस को मार्स तक ले जा सकता है। इसके अलावा एलॉन ने ट्रांसपोर्टेशन को रिवैल्यूनाइज करने के लिए दी बोरिंग कंपनी और हाइपरलूप को कंसेप्टुलाइज किया। 2015 में उसने लॉन्च किया न्यूरोलिंक, जिसका एम है ह्यूमन ब्रेन में कंप्यूटर चिप इम्प्लांट करना, ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन अनेबल करना, और साथ ही XAI थ्रू एआई कंपनी भी स्टार्ट कर चुके हैं। इन सब कंपनी की वजह से इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और उनके नेटवर्थ लगभग $852 बिलियन है। लेकिन इलॉन जितने अमीर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हैं। उनके एम्प्लॉयज ने टफ वर्किंग कंडीशंस और एक्सट्रीम वर्क प्रेशर की कंप्लेंट्स की हैं। इवन ट्विटर को एक्वायर करने के बाद उन्होंने एक ही बार में हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था। उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स ने कई बार स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। फाइनली इलेक्शन कैंपेन में लगभग $280 मिलियन डोनेट करने के बाद इलॉन प्रेसिडेंट ट्रंप के काफी क्लोज बन चुके हैं। इस वजह से उनके पास पैसे और पॉलिटिकल पावर्स का लीथल कॉम्बिनेशन है। ये कहानी थी इलॉन मस्क की। साल 1893 जर्मनी का एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। सब कुछ चला गया, पर एक चीज बची, उसका अनस्टॉपेबल पैशन फॉर वॉचेस। और इसी पैशन ने आगे चलकर बनाई दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में 12 साल का हंस विल्सडॉर्फ अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुका था और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। और रिलेटिव्स ने उसका पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग स्कूल में उसकी फ्रेंडशिप एक स्विस लड़के से हुई, जिसने उसे स्विट्जरलैंड की वॉचिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। हंस को अंदर से आवाज आई कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है, और फिर 1900 में सिर्फ 19 साल की एज में हंस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद उन्होंने कंपनी में जॉब मिल गई। उसका काम था रोज हंड्रेड्स ऑफ वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करना। इसी काम को करते करते उनके अंदर एक परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन आ गया। 1903 में उन्होंने लंदन शिफ्ट होने का डिसीजन लिया, लेकिन जर्नी के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले 13,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन लंदन पहुंचकर उन्होंने एक दूसरी वॉच कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग में जॉब ले ली। अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स और सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर बिहेवियर बारे में बहुत कुछ सीखा। और यही उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉच कंपनी अपनी वॉचेस को कुछ ज्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर फोकस कर रही हैं, लेकिन कस्टमर को एक्चुअली सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल, एलिगेंट वॉचेस चाहिए। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए 24 साल के हंस ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी खुद की वॉच मेकिंग कंपनी शुरू करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हंस के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कैपिटल के बदले बिजनेस पार्टनर बना लिया, और इस तरह 1905 में शुरू हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रेवलर्स को वॉच कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टाइम पर ट्रेन और बसेस पकड़ सकें और अपने डेस्टिनेशन तक टाइम पर पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने बनाई एक स्पेशल वॉच जो साइज में छोटी होने के कारण इजी टू कैरी थी, और हाई क्वालिटी लेदर पाउच बनाया जो स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम फील देता था। उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच, जो काफी सक्सेसफुल हुई। लेकिन हंस का विजन था कि फ्यूचर में एक दिन रिस्ट वॉच पॉकेट वॉचेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगी। इसलिए हंस ने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने पर डाल दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर कस्टमर रिस्ट वॉच एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उनका परसेप्शन था कि रिस्ट वॉच सिर्फ लेडी पहनती हैं। लेकिन हंस इसी माइंडसेट को बदलना चाहते थे। 1906 में हंस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेन और वुमेन ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद करते हैं, और यहीं उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने मार्केट में गोल्ड और सिल्वर रिस्ट वॉचेस लॉन्च किए, जिनकी स्ट्रैप्स लेदर की नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट जैसे दिखती थी। और उन्हें रिस्ट वॉचेस नहीं बोला गया, उन्हें ब्रेसलेट वॉचेस की तरह ब्रांड किया। और इसी स्ट्रेटेजी के चलते धीरे धीरे हंस के वॉचेस पूरे ब्रिटेन में पॉपुलर हो गई। फिर हंस ने एक और चीज नोटिस की, मार्केट्स में जितनी भी वॉचेस थी सब पर उनके बनाने वाले का नाम था, लेकिन हंस चाहते थे उनकी वॉचेस का खुद का नाम हो, एक ऐसा नाम जो इतना शॉर्ट हो कि डायल पर इजीली फिट आ जाए और हर लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। उसने डिफरेंट अल्फाबेट्स कंबाइन किए और 100 से भी ज्यादा नाम बनाए, और फिर
एक सिंपल स्मूथ नाम सामने आया। वो नाम था रोलेक्स। आज के टाइम में वॉचेस सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल लुक्स और पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए भी यूज होती हैं। 1910 तक हंस अपनी वॉचेस के मूवमेंट को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हंस ने खुद का मूवमेंट बनाने का सोचा। उन्होंने अपने आप को हेरोलॉजी की पढ़ाई में डुबा दिया और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग की और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट, 15 लाइन कॉलिबर 200। उन्होंने इस स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल कैरोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट भेजा गया, जिसके बाद ये दुनिया का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना जिसे कैरोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। बेसिकली हंस ने सक्सेसफुली एक एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट डेवलप कर लिया था और अब उनकी वॉच केवल ब्रिटेन नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट होने लगी। 1914 तक हंस ने ब्रिटेन में विल्सडॉर्फ और डेविस के मल्टीपल ऑफिस सेटअप किए और 60 से ज्यादा एक्सेप्शनल लोगों की टीम भी तैयार कर ली थी और बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था। लेकिन फिर एक इवेंट ने उनकी ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लगा दी, वर्ल्ड वॉर वन। वॉर के खर्च को कवर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। ओवरनाइट रोलेक्स वॉचेस के प्राइस 33% बढ़ गए और सेल्स क्रैश हो गई। क्राइसिस से बचने के लिए हंस को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। कंपनी स्विट्जरलैंड शिफ्ट करनी पड़ी। अब तक रोलेक्स सिर्फ वॉच का नाम था, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद हंस ने कंपनी का नाम ऑफिशियली रोलेक्स वॉच को लिमिटेड कर दिया और वापिस से काफी ऑपरेशन जीरो से स्टार्ट किए। की वजह से लग्जरी वॉच मार्केट गिर चुका था, लेकिन हंस ने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया। वॉर में लड़ रहे सोल्जर्स को रिस्ट वॉच की डिमांड बढ़ रही थी। एक्चुअली वॉर में टाइमिंग ही सब कुछ होता है, कब फायरिंग करनी है, कब आगे बढ़ना है वगैरह को प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाए। लेकिन पॉकेट वॉच यूज करना इम्प्रैक्टिकल था। एक सोल्जर को टाइम देखने के लिए राइफल नीचे रखनी पड़ती थी, कोट खोलना पड़ता था और फिर वॉच निकालनी पड़ती थी। इसलिए आर्मी रिस्ट वॉच पर शिफ्ट होने लगी। अपॉर्चुनिटी देखकर रोलेक्स ने लॉन्च किए ट्रेंच वॉचेस, अनब्रेकेबल ग्लास। ये वॉचेस इतनी यूजफुल प्रूव हुई कि रोलेक्स का बिजनेस वॉर के दौरान भी ग्रो करने लगा। वर्ल्ड वॉर वन के सोल्जर अपनी अपनी कंट्रीज में हीरो माने जाते थे। जब लोगों ने उन्हें रिस्ट वॉच पहने देखा, उन्होंने भी शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हंस ने प्रिडिक्ट किया था, रिस्ट वॉच ने पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई। डस्ट और वाटर की वजह से वॉचेस की एक्यूरेसी खराब हो जाती थी। अब हंस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने सोचा अब वो ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो टाइट हो, इतना टाइट कि उसका मूवमेंट कभी डस्ट, हीट और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर से डैमेज नहीं हो पाएगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया उस टाइम वॉचेस स्नैप ऑन मैकेनिज्म से बनती थी, मतलब वॉच के कंपोनेंट्स को सिंपली एक दूसरे के ऊपर रखकर असेंबल किया जाता था, जैसे टिफिन बॉक्स असेंबल करते हैं। इसी कारण वॉच में छोटे छोटे गैप रह जाते थे जहां से डस्ट और पानी अंदर चला जाता था। इसलिए रोलेक्स ने डिजाइन किया वर्ल्ड का पहला स्क्रू ऑन मैकेनिज्म वॉच केस, जिसमें वॉच कंपोनेंट्स में ग्रूव होते थे जो टाइटली स्क्रू हो जाते थे और रबर लिंक्स लगाए जाते थे जो गैप्स को सील करते थे। फाइनली इस वॉच का वाइंडिंग क्राउन को भी टाइटली लॉक किया गया, बिल्कुल एक ओस्टर की तरह। इसीलिए इसका नाम रखा गया द रोलेक्स ओस्टर। 1926 में लॉन्च हुई ये वॉच पूरी इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी थी और इसलिए इसे प्रमोट करने के लिए भी रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग की जरूरत थी। हंस को पता चला कि मर्सिडीज नाम की एक स्विमर है जो क्लेम कर रही थी कि वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली पहली वुमन थी, लेकिन लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीडिया के सामने इंग्लिश चैनल फिर से स्विम करेंगी। हंस ने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और रोलेक्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया। स्विम के दौरान मर्सिडीज अपने नेकलेस पर रोलेक्स ओस्टर वॉच पहनेंगी ताकि उसकी वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी टेस्ट हो सके। शुरू में सब परफेक्ट चल रहा था। 10 घंटों तक स्विम करने के बाद मर्सिडीज ने 80% चैनल क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर वो थक गई और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। उनकी स्विम तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन जब रोलेक्स ओस्टर को चेक किया गया वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में थी। इस अटेम्प्ट के बाद मर्सिडीज अपनी एफर्ट्स की वजह से पॉपुलर हो गई और उसके साथ साथ पॉपुलर हुई वर्ल्ड की पहली वाटरप्रूफ वॉच रोलेक्स ओस्टर। हंस ने मर्सिडीज और रोलेक्स को अपने एड्स में भी साथ साथ दिखाया। रिटेल स्टोर्स में रोलेक्स ओस्टर को फिश टैंक में अंदर डिस्प्ले किया, वो भी रियल फिश के साथ। 1928 में उन्होंने मिस एवलिन नाम के टॉप ब्रिटिश एक्ट्रेस को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर किया। एड्स में वो रोलेक्स ओस्टर पहनी होती थी और उनका हाथ फिश टैंक के अंदर होता था। ये यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल थी कि रोलेक्स की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। लेकिन
जब पूरी दुनिया हंस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वही हंस अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। एक्चुअली उस टाइम की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल होती थी। इन्हें पावर बैटरी से नहीं बल्कि एक स्प्रिंग से मिलती थी। इसलिए हंस का नेक्स्ट गोल क्लियर था, फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। कई सालों तक उन्होंने इसी प्रॉब्लम पर काम किया और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर का। ये एक सेमी सर्कुलर रोटर था जो 360 रोटेट करता था। ये रोटर मल्टीपल गेट्स के थ्रू मेन स्प्रिंग को चार्ज करता था। सिंपल लैंग्वेज में, वॉच पहनो और वॉच खुद चार्ज होती रहेगी। इस इनोवेशन के बाद वॉच का नाम पड़ा रोलेक्स ओस्टर परपेचुअल। लोग पहले भी ऑटोमेटिक वॉच बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट रोलेक्स ने ही किया। इस ब्रेक थ्रू ने हंस और रोलेक्स को वॉच इंडस्ट्री का लेजेंड बना दिया। लेकिन फिर आया एक और बड़ा चैलेंज, वर्ल्ड वॉर टू। वॉर की वजह से सप्लाई चेन टूट गई और रोलेक्स की सेल फिर से गिर गई। इन सब के बीच 1944 में हंस ने अपनी वाइफ को भी खो दिया। ये उसकी लाइफ का सबसे टफ फेस था। लेकिन बचपन से ही ऐसे चैलेंजेस फेस कर 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 उन्होंने एक फाइटर माइंडसेट डेवलप कर लिया था। उसने खुद को फिर से संभाला और वापस फोकस किया वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाने पर। 1945 में रोलेक्स के 40 इयर्स कंप्लीट हो गए। इसी ओकेजन पर लॉन्च की रोलेक्स डेटजस्ट। ये वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी देख सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोगों ने कंप्लेंट की डेट का डिस्प्ले छोटा होने के कारण उन्हें डेट देखने में प्रॉब्लम आ रही थी। कहा जाता है एक दिन हंस की वॉच पर एक पानी की बूंद गिरी जिसके कारण उन्हें डेट मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ऐड किया 2.5 मैग्नीफाइंग ग्लास और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके बाद रोलेक्स ने और भी लेजेंडरी वॉचेस लॉन्च किए, जैसे 1953 रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की, जो स्पेशली माउंटेनर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच, ताकि उन्हें वॉच के डैमेज होने की चिंता ही न करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स की जीएमटी मास्टर लॉन्च हुई। ये वॉच मेनली पायलट्स के लिए थी। और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई, जिसे डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1970 में इसे टेस्ट करने के लिए उस समय के डीप सी के डीपेस्ट नॉन ओशन पॉइंट, जो करीब 11,000 मीटर गहरा था, वहां भी वॉच परफेक्टली काम कर रही थी। चाहे माउंट एवरेस्ट की पीक हो और चाहे ओशन का डीपेस्ट डेप्थ, कोई भी सिचुएशन को डील करने की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही वॉच ब्रांड के पास थी और वो थी रोलेक्स। 1960 में हंस विल्सडॉर्फ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की। रोल्स रॉयस दुनिया के सबसे लग्जरी कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लग्जरी ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की जिसका बचपन गरीबी और चाइल्ड लेबर में गुजरा। स्टोरी शुरू होती है 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे, उनके फादर का बिजनेस कंप्लीटली बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 9 साल की एज में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। घर चलाने के लिए उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और छोटे से रॉयस ने न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन 14 साल की एज में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड्स पर एनम देकर रॉयस को एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 साल रॉयस ने दिन रात काम किया, दर्जनों बुक्स पढ़कर और फैक्ट्री में प्रैक्टिकल काम कर कर कारपेंटरी, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक स्किल्ड मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज में वो मैकिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी बंद हो गई। अब रॉयस के पास ऑप्शन था कि वो किसी और कंपनी में जॉब ले ले, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंपनी खोलेंगे। सिर्फ 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट की FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करवा लिया। स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने वो किया, शोइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना, एक्सेट्रा। फिर रॉयस ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इलेक्ट्रिक लाइटनिंग और फिटिंग की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने ARC लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और यही डिसीजन गेम चेंजर बना। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल 20,000 पाउंड क्रॉस कर चुकी थी। 38 साल की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है।
1901 में जर्मन एंड अमेरिकन कंपनीज ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले लेती है। कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की प्राइसेस काफी गिर गए। रॉयस का पूरा बिजनेस धीरे धीरे क्रैश होने लगा और अपने बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस डॉक्टर के पास गया तो उसे एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर की जरूरत है। साथ में डॉक्टर ने उन्हें एक कार लेने की सलाह दी ताकि वो बिना थके ट्रैवल कर सकें। रॉयस ने एक वेकेशन लेकर खुद को ठीक किया और फिर डेकविल नाम की एक फ्रेंचमेड कार भी खरीदी। लेकिन ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स वीक थे और ओवरहीटिंग जैसे प्रॉब्लम भी थी। हेनरी जैसे एक परफेक्शनलिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन मॉडिफिकेशन करते करते उन्होंने पूरी कार ही रीडिजाइन कर दी। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से हर एक्सपेक्ट में बेटर थी। यहीं से रोल्स को कॉन्फिडेंस मिला कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं। उन्होंने एक टीम बनाई और अपनी कार डिजाइन करनी शुरू की। सभी पार्ट की ड्राइंग बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया और धीरे धीरे रॉयस की 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर एग्जिस्टिंग कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इस कार का पहला रोड टेस्ट हुआ और फर्स्ट टेस्ट में ही कार ने बिना किसी प्रॉब्लम के 50 किलोमीटर कवर कर लिए। रॉयस ने इसी मॉडल के 2 और कार्स बनाई, उन्हें टेस्ट कर करके इम्प्रूव करने लगे और उन्होंने धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास कार बना ली थी। लेकिन वो अकेले इन कार्स को पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते थे और यही एंट्री होती है सेकंड हीरो की, चार्ल्स रॉल्स। रॉयस अपनी कार्स को एक एग्जीबिशन में शोकेस कर रहे थे, तब चार्ल्स रोल्स की नजर इन कार्स पर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और ऑलरेडी हाई क्वालिटी कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रॉल्स ऑलरेडी एक परफेक्ट ब्रिटिश कार मेकर की तलाश में थे। जैसे ही उन्होंने रॉयस की कार देखी, वो इंस्टेंटली इंप्रेस हो गए और अपने पार्टनर से कहा, मैंने दुनिया का बेस्ट इंजीनियर ढूंढ लिया है। और फिर चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और इन दोनों ने डिसाइड किया कि कार्स का नाम होगा रॉल्स रॉयस। मार्च 1906 में ऑफिशियली रॉल्स रॉयस लिमिटेड एस्टेब्लिश हो गई। कंपनी ने पहले 4 मॉडल लॉन्च करने का सोचा। 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल को पहले लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया। रोल्स का मानना था कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए उन्होंने आइजल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स ने उन्हें सिर्फ जीता नहीं, इन कार्स ने नए स्पीड रिकॉर्ड भी सेट किए। अब रोल्स रॉयस एक टॉप लेवल कार कंपनी बन चुकी थी। ईयर 1906 के एंड में रोल्स ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसका कलर सिल्वर था और ये चलने में बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। इस कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंडोरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीने तक लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। और फिर उन्होंने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट में आजमाया। इस टेस्ट में एक कॉइन को कार के बोनेट पर बैलेंस किया गया और कार को चलाया गया बिना कॉइन गिराए, जिससे प्रूव हुआ कि कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इस स्ट्रेटजी की वजह से सिल्वर गोस्ट दुनिया की बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और उस टाइम के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर की फर्स्ट चॉइस भी बन गई। रॉल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन फिर एक हादसा हो गया। कार के साथ साथ चार्ल्स रॉल्स एविएशन के भी बहुत पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो एक राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की हाइट से क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में सिर्फ 32 साल की एज में चार्ल्स रॉल्स की डेथ हो गई और वो ब्रिटेन के पहले इंसान बन गए जिनकी डेथ एयरप्लेन एक्सीडेंट में हुई। इस इंसिडेंट ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट किया। वो अभी इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में एक और शॉक मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया उन्हें बॉल कैंसर हुआ है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहेंगे। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो बेड से ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। 3 महीने बाद रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद उन्होंने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट किए, ग्राउंड क्लियरनेस बढ़ाया, सस्पेंशन इंप्रूव किया गया और सैसिस को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इसी दौरान रॉयस ने एक और ट्रेंड नोटिस किया। लोग अपनी कार्स के बोनेट पर पर्सनलाइज्ड मास्कोट्स लगाने लगे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ मास्कोट्स इनएप्रोप्रिएट थे, जिससे ब्रांड इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद का मास्कोट डिजाइन करवाया।
इस मास्कॉट में एलेनर नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। ये स्ट्रक्चर एक वुमेन को आगे की तरफ लीन करती हुए दिखाता है और उसके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच हैं। ये मास्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एस्टेसी। एस्टेसी का मतलब होता है ओवरवेलिंग हैप्पीनेस। इन सब इम्प्रूवमेंट की वजह से रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगे। 1913 तक कंपनी का प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के प्लान बन रहे थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर वन। 1914 में वॉर स्टार्ट हुई और रोल्स रॉयस इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। वॉर के चलते इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पर पड़ा। सेल्स गिर गई और कंपनी के एम्प्लॉय को फायर करना पड़ा। सबको लगने लगा कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटी से कांटेक्ट किया और समझा वॉर के लिए रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की जरूरत है। इसलिए उन्होंने रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके आर्मर कार बना दिया। इसमें 8 मिलीमीटर थिक आर्मर लगाया गया, एक रिवॉल्विंग टूरेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इन कार्स को मिडल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन में ऑपरेशन के लिए यूज किया गया और स्पाइंग मिशन में भी काफी काम आई, क्योंकि सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, जिसकी वजह से वाउंडेड सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट व्हीकल मानी गई। इसलिए कई सिल्वर गोस्ट को वार एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इन एम्बुलेंसेस में स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट मिशन के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिट की गई। इन एम्बुलेंस ने हजारों जानें बचाई। फाइनली अपने लग्जरी फीचर कारण वॉर के दौरान उन्हें हाई रैंकिंग ऑफिसर, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर भी यूज करते थे। मिलिट्री के साथ काम करते करते रोल्स रॉयस को एक इम्पोर्टेंट चीज समझाई। ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एरोप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनीज पर हेवीली डिपेंडेंट थी। गवर्नमेंट चाहती थी कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। ये अपॉर्चुनिटी को देखकर रॉयस ने इमीडिएटली डिसीजन लिया और एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। हेनरी रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन लॉन्च किया, दी ईगल। ज्यादा रिलायबल था, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था, इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। 1915 के एंड में उन्होंने लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डर इंजन बनाया। इन इंजन की वजह से ब्रिटेन को एरिया कॉम्बैट, स्पाइंग मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और बॉम्बिंग मिशन, इन सभी में ही मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी विक्ट्री का एक मेजर रीजन बना। रॉयस का एरो इंजन बिजनेस में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट मूव साबित हुआ और आज भी थाउजेंड्स ऑफ कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस का इंजन यूज होता है। अगले 15 साल तक रॉयस ने कार्स और एरो इंजन्स दोनों एरियाज पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी सेल्स इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटले, डेमलर और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हीलर ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चलकर फैंटम 2 भी लॉन्च हुई और वो भी इक्वली सक्सेसफुल रही। फिर रोल्स रॉयस ने बेंटले को एक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद उन्होंने डिजाइन की एक आइकॉनिक कार बेंटले 3.5 लीटर, जो रोल्स रॉयस और बेंटले इन दो ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्रांड थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस अपनी बनाई हुई इस आइकॉनिक कार कभी देख ही नहीं पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके जाने के बाद भी रोल्स रॉयस ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसे आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनका एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है।